सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि माननीय नरेंद्र भाई जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया स्वातंत्रवीर सावरकर जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करें। वीर सावरकर अमर रहो। वीर सावरकर अमर रहो। वीर सावरकर अमर रहो। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, सभी देवियों, सज्जनों तथा पत्रकार मित्रों का मैं रविंद्र साठे, सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान और भारतीय विचार मंच गुजरात, इन दोनों संस्थाओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं आज इस समारोह में वीर सावरकर फिल्म के गुजराती संस्करण का यानी डीवीडी का विमोचन हो रहा है। आज स्वातंत्रवीर सावरकर की 129वीं जयंती है और इस अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम का प्रारंभ स्वातंत्रवीर सावरकर जी की स्वतंत्रता देवी के बारे में उनकी एक रचना है, एक गीत है, वो गीत से उसका हम प्रारंभ करेंगे। जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे राष्ट्राचे चैतन्यमूर्ततु नीति संपदांची राष्ट्राचे चैतन्यमूर्ततु नीति संपदांची स्वतंत्रते भगवती श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेच्या नभात तुझी आकाशी होशी स्वतंत्रते भगवती चांदणी चमचम लखलखशी वंदे त्वामहं यशोयुतां वन्दे जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे गालावरच्या कुसुमी किंवा कुसुमांच्या गालावरच्या कुसुमी किंवा कुसुमांच्या गाली स्वतंत्रते भगवती तुझती विलसत से लाली तू सूर्याचे तेज उदतीचे गांभीर्य ही तुझी स्वतंत्रते भगवती अन्यथा ग्रहण नष्टतेची वंदे त्वामहं यशोयुतां वन्दे जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे मोक्ष मुक्ति तुझीच रूपे तुलाच वेदांती मोक्ष मुक्ति तुझीच रूपे तुलाच वेदांती स्वतंत्रते भगवती योगी जन पर ब्रह्म वदती जे जे उत्तम उदात उन्नत महान मधुर ते स्वतंत्रते भगवती स्वतंत्रते
भगवती सर्वतव सहचारी होते। वंदे त्वामहं यशोयुतां वंदे। जयोस्तु ते श्री महान् मंगले शिवास्पदे शुभदे। स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वंदे। यशोयुतां वंदे। हे अधम रक्त रंजिते, हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते। हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते। श्री स्वतंत्रते स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते। तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ वीण जनन ते मरण। तुझ सकल चराचर शरण चराचर शरण। श्री स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते। जयोस्तु ते श्री महान् मंगले शिवास्पदे शुभदे। स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वंदे। यशोयुतां वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई उपस्थित है। उनके अलावा मंच पर सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर बाल आपटे जी उपस्थित है। सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष माननीय दादा इदाते जी उपस्थित है। प्रतिष्ठान की कोषाध्यक्ष एडवोकेट चित्रा फड़के भी उपस्थित है और भारतीय विचार मंच के सचिव श्री देवांग आचार्य भी यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर अहमदाबाद के मेयर माननीय असित भाई होरा जी भी उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। अब मैं दोनों संस्थान की ओर से आपटे जी से अनुरोध करता हूँ कि मोदी जी का गुच्छ देकर कृपया स्वागत करें। भारतीय विचार मंच की ओर से श्री देवांग आचार्य मंच की पुस्तिका सेक्युलर इंडिया पॉलिटिक्स ऑफ माइनॉरिटीज्म यह मोदी जी को भेंट करेंगे। अब मैं अनुरोध करता हूं प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष माननीय दादा इदाते जी से कि कृपया इस कार्यक्रम का प्रस्तावित करें। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय बाला साहेब आपटे, प्रमुख अतिथि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, अन्य व्यासपीठ पर आसनस्थ महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, एक बहुत ही संस्मरणीय कार्यक्रम हम आज करने जा रहे हैं। सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान शुरू करने के पीछे माननीय सुधीर फड़के यानी बाबूजी फड़के बहुत दीर्घकाल से चिंतन करते हुए सावरकर जी के अनन्य भक्त, उनका विचारों का गहरा असर उनके जीवन पर था और इस देश की युवा पीढ़ी को और सब जनता को सावरकर जी ने जो जीवन देश के लिए बिताया है, इसका ये सब समाज के सामने आना चाहिए और युवा पीढ़ी के सामने तो विशेषता आना चाहिए। राष्ट्रभक्ति यानी क्या होता है, शतपहलू जीवन जिनका है ऐसे स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लेकिन कोई राजकीय हेतु ध्यान में रखकर उनके बारे में स्वतंत्रता के बाद उनका जो सम्मान होना चाहिए था वो नहीं हुआ था, लेकिन उनका जीवन भी सबके सामने आए। इसलिए अपने बाबूजी ने इस
स्वतंत्रवीर सावरकर के जीवन के बारे में जो चित्रपट बनाया वो उनके पीछे उनका संदर्भ था। उनके मन में ऐसा था कि केवल हिंदी में ही नहीं तो भारत की 14 भाषाएं, उस 14 भाषाओं में इनका डबिंग होना चाहिए। और जैसा महाराष्ट्र में हमने एक प्रयास किया था कि पाठशालाओं तक वनवासी क्षेत्र में भी नई पीढ़ी को उनका जीवन ध्यान में आ जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ भी माननीय नरेंद्र भाई तो है ही, गुजरात के कोने कोने में सब युवा और बाल इनके सामने और अन्य पीढ़ी तो रहती है, इनके सामने उनका जीवन आना चाहिए। 1924 में उन्होंने हिंदुत्व नाम का ग्रंथ लिखा और हिंदुत्व यानी क्या, इसका एक सखोल अध्ययन और पहली बार अत्यंत स्पष्ट रूप से हिंदुत्व की व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत की। उसी समय वो रत्नागिरी में थे और कोई पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण सामाजिक विषय में उन्होंने जो काम किया है, समरसता के लिए उन्होंने जो काम किया है वो अद्वितीय है। वही समय, उसी समय में डॉक्टर आम्बेडकर भी काम करते थे। 1924 को ही उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी शुरू की थी और उनके मन में जो जो विषय है उसका प्रत्यक्ष प्रकटीकरण स्वतंत्रवीर सावरकर जी अपने जीवन में रत्नागिरी में 13 वर्ष में उन्होंने किए हैं। समरसता के लिए और कोई ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका आदर्श कौन है ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, स्वयं उनका जीवन ही एक आदर्श समरसता युक्त ऐसा जीवन था। तो बाबूजी ने इस तरह से कल्पना की और फिल्म आगे सामने हमारे सामने लाई। वेद राय ने उसका दिग्दर्शन किया। उसके बाद हिंदी फिल्म होने के बाद गुजरात में भी सूरत, बड़ौदा और कर्णावती में स्वयं बाबूजी आए थे, वो प्रकाशित करने के लिए स्वयं बाबूजी आए थे। और आज हम जैसा मराठी में उसकी डबिंग हुआ था वैसा आज गुजराती में हो रहा है और गुजराती बंधुओं के लिए एक बहुत अच्छी एक संधि लाई है। सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान फिल्म के माध्यम से स्वतंत्रवीर सावरकर जी का विचार हर जगह जाए ये तो चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ अनेक कार्यक्रम भी करते हैं। जैसे हिंदुत्व का एक पाठ्यक्रम तैयार किया है और 3 दिन तक सामान्यतः रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी में उसके तत्वावधान में और सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान की ओर से 3 दिन का हिंदुत्व प्रमाण पत्र अभ्यासक्रम रहता है और राष्ट्रवाद के बारे में, हिंदुत्व के बारे में सब दृष्टि से उसकी चर्चा हो जाए ऐसा प्रयास करते हैं। कॉलेज विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता, सावरकर जी के जीवन के बारे में प्रतियोगिता भी रखते हैं और उसके लिए बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलता है। हमारे देश में हिंदुत्व यानी राष्ट्रीयत्व है, यह विचार हर एक युवा के सामने आ जाए, उससे वो प्रेरणा ले। एक अत्यंत दैदीप्यमान जीवन स्वतंत्रवीर सावरकर जी का, उसका कोई प्रत्यक्ष अपने जीवन में कोई उसका देश के लिए जो करना है इसके बारे में करेंगे ऐसा हम चाहते हैं। अभी गुजराती में डीवीडी तो आ गई है, अभी उसका कुछ भाग हम देखेंगे भी। मैं इसके लिए भारतीय विचार मंच गुजरात ने और देवांग जी उपस्थित भी है, बहुत परिश्रम किए हैं, उनका मैं आभारी हूँ। और विशेषतः इस कार्यक्रम के लिए नरेंद्र भाई मोदी अपने व्यस्त समय में समय देकर यहाँ आए, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे इस कार्यक्रम जिस कारण हमने रखा है कि सावरकर जी का जीवन ऐसा कालखंड आया है कि हिंदुत्व का विजय होने वाला ही है, ऐसा ही कालखंड आ रहा है। तो उस समय हिंदुत्व के लिए जिन्होंने अपना सब जीवन
राष्ट्र के लिए समर्पित किया था। ऐसे स्वातंत्रवीर सावरकर की जीवन से हम प्रेरणा लें, यही प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दादा। अब हम कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है, प्रमुख भाग है, उस विमोचन की ओर हम बढ़ेंगे। मैं आदरणीय नरेंद्र भाई जी से अनुरोध करता हूं कि वीर सावरकर फिल्म के गुजराती संस्करण के डीवीडी का कृपया विमोचन करें। अब इस फिल्म की एक छोटी सी झलक हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद आगे का कार्यक्रम। હું હિન્દુસ્તાન પાછો જઈશ, બલિદાન સમય નથી જોતું. એ તો સમયના માથા પર પોતાનું નામ અંકિત કરે છે. એક માઠા સમાચાર છે. શું સમાચાર છે? સાવરકરના એકમાત્ર દીકરા પ્રભાકરની ડેથ થઈ. દેશ હિત માટે જે વંશોનો નાશ થઈ જાય છે તેઓ અમર થઈ જાય છે. હિન્દુ હોવાના સંબંધે મારો એ મત છે કે આત્મા અમર છે. મારી અંતિમ ઈચ્છા છે કે હું ફરીથી માના ખોળામાં જન્મ લઉં અને ભારતના સ્વતંત્ર થવા સુધી હું આ જ ઉદ્દેશથી વારંવાર જન્મ લેતો રહું અને વારંવાર મૃત્યુને ગળે લગાડું. હું એનો વિરોધ કરું છું. આ વિરોધ કરવા વાળું કોણ છે? વિનાયક દામોદર સાવરકર. You are under arrest. पचास वर्ष સુધી કોઈને ખબર છે કે કોણ મરશે ને કોણ જીવશે? અને એ પણ કોને ખબર કે 50 વર્ષ સુધી હિન્દુસ્તાનમાં અંગ્રેજ રહી પણ શકે છે કે નહીં? You are a very dangerous man. You are a very, very dangerous man. મિર્ઝા! હજુર, આજ પછી બેરિસ્ટર સાહેબ માટે કોઈ કન્સેશન નહીં. આજ પછી આ એક સામાન્ય કેદીની જેમ જ 2 પાઉન્ડ છાલો ઉતારશે, સમજો? બાબા, મોટા ભાભી હવે નથી રહ્યા બાબા. હા, તેઓ આપણને છોડીને હંમેશા માટે ચાલ્યા ગયા છે. ભાભીનો આત્મા આ સમયે પણ નિશ્ચિત રૂપે આપણી વચ્ચે છે. અહીંયા જ ક્યાં? अभी जिस डीवीडी का विमोचन हुआ वह डीवीडी बाहर बिक्री के लिए उपलब्ध है। आज उसकी कीमत 70 रुपये रखिए, आप कृपया उसका लाभ लें। अब मैं अनुरोध करता हूं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रोफेसर बाल आपटे जी से कि कृपया अपना मनोगत व्यक्त करें। आदरणीय नरेंद्र भाई, मंच पर आसीन अन्य महानुभाव और भाइयों और बहनों, सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है और वीर सावरकर ये जो
प्रथम हिंदी में बनी फिल्म है, उसका अब गुजराती भाषा में संस्करण उपलब्ध है, डीवीडी पर उपलब्ध है। क्योंकि हम लोगों का अनुभव ये रहा है कि आजकल चित्रपट देखने वाले लोग चित्रपट गृह में न जाते हुए डीवीडी देखना अधिक पसंद करते हैं। यह हमारा अनुभव हमने जब मराठी संस्करण किया तब भी आया और सैकड़ों कॉपीज शुरू के कुछ दिनों में ही लोगों ने खरीद ली। वैसे वीर सावरकर चित्रपट निर्मिति ये एक मिशन था। मराठी के सुप्रसिद्ध संगीतकार सुधीर फड़के, इनका एक दृष्टि से वो प्रण था कि वीर सावरकर को उनके तेजस्वी स्वरूप में हर प्रकार की मेहनत करके दुनिया के सामने लाए। हिंदी भाषा में ये फिल्म हम तैयार करें और ऐसी प्रतिभा का उसमें परिचय दे कि वीर सावरकर का जीवन ये देखने वालों की अनुभूति का विषय हो। वीर सावरकर की जीवनी वैसे अद्भुत है, उसमें रोमांचक प्रसंगों की मालिका है। यानी उम्र के 15वें वर्ष में ही सशस्त्र क्रांति का केतु खड़ा करके मैं स्वाधीनता के लिए लड़ूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले सावरकर इंग्लैंड में, लंदन में सरकार के खिलाफ एक दृष्टि से षड्यंत्र करने वाले सावरकर, अंडमान की घोर यातनाओं में 12 वर्ष तक रहते हुए वहीं भी महाकाव्य की रचना करने वाले सावरकर, मार्सेली में अंतरराष्ट्रीय कानून के सामने एक नया आह्वान उत्पन्न करके फ्रांस के किनारे जाकर अब ब्रिटिशों को मुझे पकड़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में आग्रह रखने वाले सावरकर, हिंदू समाज की एकता के लिए सप्त बंदियों की बेड़ियां तोड़े, इसके लिए एक सामाजिक समता समरसता का विराट प्रयत्न करने वाले सावरकर और स्वाधीनता के संग्राम में हिंदू समाज की भावनाओं को प्रकट करने वाले सावरकर। इसमें से हर एक चीज ये रोमांचक है, सुनने वाले के लिए, देखने वाले के लिए प्रेरणादायी है। और इसलिए फिल्म बनाते समय सुधीर फड़के जी के सामने एक प्रॉब्लम आया। सब लोगों को ये रोमांचक जो जीवनी है उसका आकर्षण था, उसका हम प्रभावी रूप से लोगों के सामने चित्र दिखा सकते हैं, विश्वास था। लेकिन सावरकर जी ने अपने राष्ट्रवाद की परिभाषा जो अंतिम वर्षों में प्रकट की, उसके बारे में लोगों को लगता था कि उस पर ज्यादा बल न दे तो चलेगा। अच्छे अच्छे दिग्दर्शक, अच्छे अच्छे लेखक इस काम में फड़के जी के साथ जो आए, उनसे फड़के जी का मतभेद हुआ। वो चित्रीकरण के बारे में नहीं था,
टेक्निकल चीजों के बारे में नहीं था, तो वीर सावरकर चित्रपट एक रोमांचक कथा बताने के लिए नहीं है, वो एक चिरंतन विचार देने के लिए है, ऐसा मानकर इसकी निर्मित में सुधीर फड़के लगे थे। और इसलिए इन अंतिम वर्षों का चित्रीकरण उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना और चित्रपट तैयार हो गया, वर्षों के बाद तैयार हो गया, बहुत बड़ी रकम खर्च करने के बाद तैयार हो गया। उसके लिए सावरकर के बारे में श्रद्धा रखने वाले लोगों ने किस प्रकार निधि एकत्र किया, इसकी कई कहानियां हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं वो ये है कि ये फिल्म बनाते समय बनाने वाले के मन में सावरकर ये एक जीवनी नहीं थी, तो सावरकर ये एक विचार था। सावरकर राष्ट्रवाद का विचार था। इस भूमि के पुत्र रहने वाले हम लोग, हमारी पहचान क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम किस कारण इस भूमि से जुड़े हुए समाज के रूप में, एक राष्ट्रीय समाज के रूप में विद्यमान है, इसकी परिभाषा जो सावरकर ने की वो आने वाली पीढ़ियों को समझे, आने वाली पीढ़ियां उस विचार को आत्मसात करें, इस भूमिका से फिल्म की निर्मित हो गई। फिल्म की निर्मित होने के बाद, और इसलिए फिल्म की निर्मित ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, तो एक ट्रस्ट ने की, सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान नाम के, जिसके सुधीर फड़के अध्यक्ष रहे। अब फिल्म की निर्मित के बाद, फिल्म की निर्मित के लिए जो ट्रस्ट उत्पन्न हो गया, उसका अब कार्य क्या? तो यह स्पष्ट था कि फिल्म की निर्मित जिस विचार के लिए हुई है, उस विचार को आगे ले जाने का काम इस ट्रस्ट ने करना पड़ेगा। और इसलिए अभी प्रारंभ में दादा इदाते ने जो बताया कि कई प्रकार के उपक्रम जिसमें सावरकर का विचार प्रकट हो, अधिक प्रदर्शित हो, अधिक मान्यता की दिशा में पहुंचे, इसलिए ये ट्रस्ट आज काम कर रहा है। मूल हिंदी में हुआ संस्करण, उसके बाद और उसकी फिल्मिंग के लिए, उसके प्रकाशन के लिए सुधीर फड़के यहाँ भी आए थे और भी स्थानों पर गए थे। और गुजरात और महाराष्ट्र का जो एक बहुत पुराना रिश्ता है, उसके कारण सावरकर के बारे में जितनी आस्था महाराष्ट्र में भाषा के कारण मुख्यतः है, उतनी ही आस्था अनुभव ये रहा है कि गुजरात में। और इसलिए पहले हमने मराठी संस्करण करने के बाद इस गुजराती संस्करण का विचार किया। इस क्षेत्र की एक मान्य जानकार अभिनेत्री स्मृति ईरानी ने इसमें काफी कष्ट किए, और आपने थोड़े ट्रेलर में भी देखा होगा कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते समय मुख्य प्रश्न जो लिप मूवमेंट का रहता है, वो गुजराती भाषा कैसे उसमें फिट बैठी है, वो उस 5-10 मिनट के ट्रेलर में भी आपने देखा होगा। तो ऐसा एक बहुत अच्छा संस्करण हुआ है, और ये संस्करण विचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिल्म की बाकी रोचकता जो है वो वही है। तो हम इस विचार को ही आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे, और ऐसे लगता है कि इस शताब्दी में तो ये विचार ही सबसे प्रभावी और विजयी होगा। उसके लिए आप सबकी
सहायता, सहयोग और सहभाग की आवश्यकता है, हमें वो मिलेगा। नेतृत्व नरेंद्र भाई का है, इसलिए आगे बढ़ने की भी गारंटी है, जीतने की भी गारंटी है। नरेंद्र भाई इस कार्यक्रम के लिए आए, मैं उनका हृदय से आभार मानता हूं और अपना कथन समाप्त करता हूं। धन्यवाद आपटे जी। अब आज के मुख्य अतिथि आदरणीय नरेंद्र भाई जी से मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया हम सबको संबोधित करें। इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय श्री आपटे जी, आदरणीय श्री दादा इदाते जी, बहन चित्रा जी, श्री देवांग भाई, भाई श्री रवि, और उपस्थित सभी महानुभाव, ये मेरा सौभाग्य है कि जिस समय पहली बार हिंदी में दिल्ली में इस फिल्म का प्रथम शो था, सुधीर फड़के जी भी उपस्थित थे। उस अवसर पर मुझे वहां उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला था। मैं सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान के मित्रों का अभिनंदन करता हूं कि आपने गुजरात की एक बहुत बड़ी सेवा की है। और गुजरात के इस विरासत में एक नया आयाम इस डीवीडी के माध्यम से जुड़ेगा। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि इतिहास को सही स्वरूप में देश की जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों ने तय करके लिए रखा है कि भारत की इस महान विरासत को उसके सही स्वरूप में लोगों तक जाने ही न दिया जाए। और उसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। एक वर्ग ऐसा है जो आज भी गुलामी की मानसिकता से उभर नहीं पाया है, और दूसरा वो वर्ग है जिनके लिए हिंदुस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा है। उनके लिए देश 1947 में ही पैदा हुआ है। और ऐसे लोगों ने इरादतन भारत की इस महान विरासत को जितना हो सके उतना नुकसान करने की कोशिश की है। लेकिन इन सब के लाख कोशिशों के बावजूद भी सत्य तो कभी न कभी दिए की तरह प्रकाशित होकर ही रहता है, और हो रहा है, और आगे भी होने वाला। हमारे देश में कई महापुरुष ऐसे हैं जिनका
मूल्यांकन अनुचित हुआ है, उनको विवादों के घेरे में डाला गया है, उनकी हर बात को अपने सीमित दायरे में देख करके हमेशा हमेशा उनको नकार दिया गया है। हमारे देश का एक दूसरा दुर्भाग्य रहा है कि इस देश के कई महापुरुषों ने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए अपना जीवन खपा दिया, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक अस्पृश्यता को अधिक बल देते गए और ये राजनीतिक अस्पृश्यता के शिकार होने वालों में वीर सावरकर जी का नाम प्रमुख है। देश के नागरिकों के लिए, देश के लिए जीने मरने वाले लोग उनकी अमानत होते हैं। उनका जीवन, उनकी हर घटना, उनका त्याग, उनका तपस्या वो पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रहती है। लेकिन देश में विरासत का भी बंटवारा हो रहा है। जिस युग में बुद्ध हुए होंगे, महावीर हुए होंगे, आदि शंकर हुए होंगे, विवाद होंगे। उस कालखंड के लोगों ने विवाद किए होंगे, शायद उस समय जरूरत होगी, लेकिन आज हर किसी को बुद्ध भी अपना लगता है, महावीर भी अपना लगता है, आदि शंकर भी अपने लगते हैं। उस कालखंड में हुआ होगा। उस समय के अंदर विचार भेद हो सकते हैं, लेकिन विरासत में विचार भेद को तवज्जो देकर के ऐसे जीवनों को नकार देना भावी पीढ़ी को कभी प्रेरणा नहीं देता है। और ऐसी विपरीत परिस्थिति में सुधीर फड़के जी ने कितना बड़ा साहस किया था। यह कठिन काम था, विदेशों में शूटिंग करना था, पाउंड और डॉलर में पैसे चाहिए, और मैं उनके साथ उस समय काफी निकट था। मैं भली भांति उनकी कठिनाइयों से परिचित था और शायद सुधीर फड़के जी का नाम देते बहुत लोगों को ध्यान में नहीं आएगा कि ये कौन सुधीर फड़के जी की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपके कान पर जब ज्योति कलश छल के गीत गूंजता है, वो गीत सुधीर फड़के जी की इस देश को देन थी। वो ऊंचाई के वो व्यक्ति थे और उन्होंने सावरकर की फिल्म बनाने का सपना चुना था। वो जीवन भर सावरकर जी के जीवित रहे, तब तक उनके साथ रहे और जीवन भर उस विचार को लेकर के वो काम करते रहे। हिंदुस्तान में दो प्रकल्प ऐसे हैं जिसको विशेष माना जाएगा। एक कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक बना और दूसरा ये वीर सावरकर जी की फिल्म है। ये दोनों प्रकल्प ऐसे हैं जो सामान्य नागरिकों से दान में धन इकट्ठा करके किए गए हैं। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया लोगों ने दान दिया है और उसमें से फिल्म बनी है। और आज भी, और मैं आग्रह करूंगा कि सावरकर दर्शन प्रतिष्ठा को ताकत देने के लिए भी हम अधिक मात्रा में इस डीवीडी को खरीदें और लोगों को खरीदने की प्रेरणा भी दें, क्योंकि आर्थिक पहलू भी महत्व होता है। भाइयों बहनों, सावरकर जी का गुजरात के साथ नाता रहा था। उनके एक भाई साबरमती की जेल में थे, बाबूराव सावरकर। 1937 में यहां पहला हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ,
उसकी अध्यक्षता वीर सावरकर जी ने की थी। और भाइयों बहनों, उस कल्पना को देखिए, उस दृश्य की जरा कल्पना कीजिए। हम रामायण का प्रसंग सुनते हैं, उस प्रसंग की आज भी चर्चा होती है कि जब प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अयोध्या छोड़कर के लिए वनवास के लिए जा रहे थे। सारी अयोध्या नगरी में लोगों की आंख में आंसू थे और वे अपने पितृवचन के पालन के लिए निकल पड़े थे। कभी किसी ने सोचा होगा कि उस समय उर्मिला की क्या मनस्थिति होगी? कभी किसी ने सोचा होगा? लक्ष्मण जी जा रहे हैं, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी वहां दूर सजल नेत्रों से दूर से विदाई दे रही है। अब उस दृश्य की कल्पना कीजिए। भाइयों बहनों, जब मैं सावरकर जी के जीवन को पढ़ता हूं, मुझे वो दृश्य याद आता है कि जब एक नौजवान शादी होने के बाद परिवार के सपनों को पूर्ति के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए विदेश की धरती पर जाता है। बैरिस्टर बन के आएगा, पूरे परिवार के मान शान बन जाएगा, ये सपना हर एक ने देखा होता है। और उस सावरकर जी की पत्नी ने तो कितने सपने संजोए होंगे। जब पति ब्रिटिश लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करते होंगे, कितने सपने देखे होंगे और कितना इंतजार होगा जब बैरिस्टर बन के वापिस आएंगे, तब किस किस प्रकार से स्वागत करने का उनकी पत्नी के हृदय में भाव जगते रहेंगे। और तब जा करके कल्पना कीजिए, जब वीर सावरकर जी को हथकड़ियों से बांध करके, पैर में बेड़ी लगा करके हिंदुस्तान के समुद्र तट पर लाया जाए और ट्रेन से वो जब गुजरते थे अंडमान के लिए ले जाया जा रहा था और रेलवे स्टेशन पर वीर सावरकर की पत्नी दूर से सजल नेत्रों से देखती थी कि जिस पति को बैरिस्टर बनने के लिए विदाई दी थी, जो बैरिस्टर बनने के बजाय आज जीवन भर के लिए 50 साल की सजा हो चुकी थी, क्या बीती होगी उस मां पर? कोई कल्पना कर सकता है? क्या ये घटनाएं हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को प्रेरणा नहीं दे सकती है? लेकिन उसे भुला दिया जाता है। कुछ चंद लोगों की भलाई के लिए हिंदुस्तान के स्वर्णिम इतिहास को नकार दिया जाता है। हमारी गुलामी की मानसिकता कैसी थी? 1857 का स्वातंत्र संग्राम, पूरा हिंदुस्तान एक बनकर के अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन गया था। भारत के स्वाभिमान की लड़ाई का एक स्वर्णिम पृष्ठ था। लेकिन उसी गुलामी की मानसिकता के लोगों ने क्या कहा था, और आज भी कुछ लोग गलती से भी बोल देते हैं, 1857 में बढ़ो, और उसके खिलाफ सावरकर जी ने जीवन भर जंग छेड़ा था। उन्होंने कहा यह शब्द उचित नहीं है, यह स्वातंत्र संग्राम था। और जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम की गोल्डन जुबिली ईयर था, 50 साल पूरे हुए थे, तब सावरकर जी लंदन में थे और लंदन के इंडिया हाउस में 1857 के स्वातंत्र संग्राम की गोल्डन जुबिली का अवसर मनाया गया था, उत्सव मनाया गया था। वहां के देशभक्त भारतीयों को इकट्ठा किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा वहां मौजूद थे, वीर सावरकर जी मौजूद थे, मदन लाल धिंगरा मौजूद थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि देशभक्ति की ललक कैसी होगी और इतिहास के प्रति कितनी सजगता होगी। और अंडमान निकोबार की जेल में क्या यातनाएं हुई। और ये भी देखिए, एक ही जेल में दो भाई मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए
पीड़ा झेल रहे थे, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं था कि दोनों भाई एक ही जेल में है। मिलने तक नहीं दिया जाता था। कितना जुल्म रहा होगा। और ऐसे समय भी एक जुझारू मन, देशभक्ति में डूबा हुआ मन कभी भी अपने आप को झुकाने के लिए तैयार नहीं था। लिखने के लिए कुछ नहीं था। अंडमान निकोबार की वो 6x6 की कोठड़ी, उसकी दीवारों पर सावरकर जी नित्य नई कविताएं लिखते थे, उसको मुखपाठ करते थे। 10,000 से ज्यादा पंक्तियां उन्होंने लिखी दीवार पर। वो आज भी उत्तम साहित्य के रूप में माना जाता है। क्या ताकत होगी उस व्यक्ति के अंदर, क्या सामर्थ्य होगा उस व्यक्ति के अंदर। और भाइयों बहनों, रत्नागिरी के अंदर दलित उद्धार के लिए सावरकर जी दलितों को लेकर मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने जीवन का काफी हिस्सा दलित उद्धार के लिए खपा दिया था, लेकिन उस बात को भी भुला दिया जाता है। 1938 में सावरकर जी बड़ौदा आए थे। माणिकराव का अखाड़ा, वहीं पर सावरकर जी का सार्वजनिक भाषण था। सर सयाजीराव गायकवाड़ सावरकर जी का भाषण सुनने के लिए दूर अपनी गाड़ी में बैठ करके सावरकर जी का भाषण सुनने के लिए गए थे 1938 में। और भाषण से प्रभावित होकर के दूसरे दिन सयाजीराव गायकवाड़ ने सावरकर जी को अपने यहां बुलाया और 1.5 घंटे तक दलित उद्धार इसी एक विषय पर चर्चा की थी। ये सावरकर जी का जीवन है। आज भी सावरकर जी के किसी भी विषय को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा हम जो आज हिंदुस्तान में जितनी कठिनाइयां झेल रहे हैं, उनको उस समय दिखती थी कि ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होने वाला है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होने वाला है। भाइयों बहनों, जब तक कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ था, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, (1857) का स्वातंत्र संग्राम पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान एकता के साथ वो लड़ा गया जंग था, और वो लड़ा गया आखिरी जंग था, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस का जन्म हुआ। और तब से लेकर आज तक जो कथा चल रही है, हम भली भांति जानते हैं जिम्मेवार कौन है। जब तक उनका जन्म नहीं हुआ था, ये रोग हमारे देश में नहीं आया था। ये रोग कांग्रेस के जन्म होने के बाद आया है। भाइयों बहनों, सावरकर जी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम लोग उन्हें कुछ नहीं दे पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आज हम जो स्वतंत्रता का सांस ले रहे हैं, उसके पीछे सावरकर जी का बलिदान है, ऐसे महापुरुषों का बलिदान है। लोकमान्य तिलक जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को चिट्ठी लिखी थी कि मैं इस नौजवान को भेजना चाहता हूं, आप उनकी शिक्षा दीक्षा स्कॉलरशिप की कुछ व्यवस्था करें। और श्यामजी कृष्ण वर्मा का एक नियम रहता था कि हिंदुस्तान से ऐसे जो ब्राइट नौजवान थे, उनको वो स्कॉलरशिप देकर के लंदन बुलाते थे, और वो अधिक अच्छी पढ़ाई करे उसके लिए उनकी मदद करते थे। लेकिन एक नियम रखते थे कि ये पढ़ने के बाद कभी भी अंग्रेजों की सेवा नहीं करेगा। ये नियम रहता था, उनकी नौकरी नहीं करेगा। और उस समय में, और अंग्रेजों की नाक के नीचे लंदन में ऐसा नियम बनाने वाला कितना ताकत रखता होगा, तब जाके ऐसा नियम बनाता होगा। और वो नौजवान आजादी जंग का सैनिक बनेगा। और लोकमान्य तिलक जी के कहने पर सावरकर जी को श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने मदद की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस बनाया, जो इंडिया हाउस अंग्रेजों की नाक के नीचे आजादी के आंदोलन का एक सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन गया था।
और देश के इतिहास को कैसे भुला दिया जाता है, उसका एक दूसरा उदाहरण श्यामजी कृष्ण वर्मा। जीवन भर स्वातंत्र सेनानियों को, सशस्त्र क्रांतिकारों को मदद करना, प्रेरणा देना, बल देना, यही उनका काम रहता था। वही तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे जिन्होंने मदनलाल धिंगरा से कहा था कि आप कर्नल वाई का हिसाब चुकता करो, और वही इंडिया हाउस में कर्नल वाई को मारने का काम मदनलाल धिंगरा ने किया। फांसी पे चढ़ गए। यह ताकत श्यामजी कृष्ण वर्मा की थी। वो श्यामजी कृष्ण वर्मा 1930 में उनका स्वर्गवास हुआ, और वो लिख करके गए थे कि मेरे मरने के बाद मेरे अस्थि संभाल के रखे जाएं। मैं जीते जी तो स्वतंत्र भारत के दर्शन नहीं कर पाया हूं, मैं जीते जी स्वतंत्र भारत की उस हवा का झोंका मेरे तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मेरे मरने के बाद जब हिंदुस्तान स्वतंत्र हो तब मेरे अस्थि उस स्वतंत्र भारत की धरती पर ले जाया जाए। ये इच्छा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1930 में व्यक्त की थी। 30 में उनका स्वर्गवास हुआ। देश की आजादी के लिए जीने वाले इस व्यक्ति की कथा देखिए। 1947 15 अगस्त के दिन हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराने के बाद 16 अगस्त को पंडित नेहरू का पहला काम यह होना चाहिए था कि एक प्रतिनिधि मंडल को वो भेज देते विदेश, और श्यामजी कृष्ण वर्मा के अस्थि लेकर के हिंदुस्तान आते और उस वीर पुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि देते। नहीं किया। इतना ही नहीं, 73 साल तक 73 इयर्स ये अस्थि जिनेवा में इंतजार करते रहे कि कोई भारत मां का लाल आएगा और मेरे अस्थि स्वतंत्र हिंदुस्तान में ले जाएगा। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से वो सौभाग्य मुझे मिला। मैं 2003 में जिनेवा गया, श्यामजी कृष्ण वर्मा के अस्थि अपने कंधे पर उठा करके ले आया, और आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, समय निकाल करके कच्छ जाइए। कच्छ में श्यामजी कृष्ण वर्मा के जन्म स्थान मांडवी जाइए, और हमने मांडवी में वैसा ही इंडिया हाउस का निर्माण किया है जैसा लंदन में था, जहां से आजादी को लड़ाई पूरा का पूरा वैसा ही रेप्लिका बनाया है, और वहां पर देश के क्रांतिकारियों का स्मरण करता हुआ एक क्रांति तीर्थ बनाया है। आप जाइए, आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी। वैसा एक स्थान खड़ा किया है, और मैं मानता हूं हर देशभक्ति में डूबे हुए लोगों ने परिवार के साथ जाकर के अपने बच्चों को आधे दिन वहां रखना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे जिंदगी लोग जीते थे। ये काम किया हमने। मेरा ये भी आग्रह रहता है कि कभी अंडमान निकोबार की जेल भी देखनी चाहिए। आजादी के लिए जूझने वाले, जीने वाले लोग किस प्रकार से यातनाएं झेलते थे, किस प्रकार से यातनाएं झेलते थे। और इसलिए आज के युग के अनुकूल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सही इतिहास को हिंदुस्तान की जनता और नई पीढ़ी के सामने लाने का प्रयास जो हुआ है, वो अवश्य ही इतिहास के प्रति न्याय तो होगा ही होगा, लेकिन भावी पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं इसके लिए फिर एक बार प्रतिष्ठान के सभी बंधुओं का अभिनंदन करता हूं, फिर एक बार स्मरण करता हूं स्वर्गस्थ श्रद्धेय सुधीर फड़के जी ने जो इस विरासत हमारे हाथ सौंप करके गए हैं। इस विरासत को आगे बढ़ाना हम सबका दायित्व है।
एक ऐसे अवसर पर, और आज सावरकर जी का जन्मतिथि भी है, मुझे आप सबके बीच उस पुण्य स्मरण का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आज भी उन विचारों का महात्म्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कल था, जितना कि आने वाले कल रहने वाला है। इसी एक श्रद्धा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं देवांग जी से कि कृपया आभार प्रदर्शन का काम करें। સૌપ્રથમ તો આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી, આ કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ આદરણીય બાલ આપટેજી, જેઓ પોતાનો સમય વ્યસ્ત હોવા પછી પણ નરેન્દ્રભાઈ અને બાલ આપટેજી બંને અહીંયા પધાર્યા અને આપણને સાવરકરજી વિશે વાતો કરી, એમનો હું આભાર માનું છું। પ્રેસના મિત્રો, ભારતીય વિચાર મંચ અને સાવરકર દર્શન પ્રતિષ્ઠાન વતી આપ સૌનો પણ હું આભાર માનું છું। આ ગરમીમાં આપ સૌ મહાનુભાવો અહીંયા પધાર્યા એ બદલ હું આપ સૌનો પણ આભાર માનું છું। મંગલદાસ, ટાઉન હોલના કર્મચારીગણ, સફાઈ કર્મચારીઓ, સાઉન્ડ અને લાઇટ, આ બધાનો પણ હું આભાર માનું છું। એક બીજી વિનંતી છે કે આજના અવસર ઉપર જે આજ ડીવીડી આપ સૌને 70 રૂપિયામાં અવેલેબલ કરાવવામાં આવેલી છે, એનો વધારે ને વધારે આપ સૌ લાભ લો એવી અમારી પ્રાર્થના છે। હવે વંદે માતરમ ગાન થશે, આપ સૌ પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થઈ શકો। नमामि अमरा
सुजला सुफला वंदे मातरम श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणी